नमस्कार, रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके साथ न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। आज के इस न्यूज बुलेटिन में हम जिन विषयों को लेकर आपके सामने आए हैं वो विषय अवश्य ही आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। आज लोकसभा में भारतीय विमानन विधेयक पेश किया गया, इसको ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। हम आपको इस विधेयक से क्या लाभ होंगे इसके ऊपर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय रेल पर सीएजी यानी कैग ने एक खुलासा किया है, जिसके बाद रेलवे जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वो धीरे धीरे पटरी से उतरती नजर आ रही है। साथ ही हम WHO की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें WHO ने कहा है कि 2050 यानी आज से लगभग 25 साल बाद एक बीमारी पूरे विश्व में लगभग 100 करोड़ लोगों को अपनी आगोश में ले लेगी। ये बीमारी क्या है इसके ऊपर भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इन सबसे पहले हम चलते हैं आज की दिन भर की सुर्खियों की तरफ। तो ये है आज की दिन भर की सुर्खियां। कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप, फिर हत्या, आंख मुंह, प्राइवेट पार्ट से खून बहा, गर्दन टूटी। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर पश्चिम बंगाल में उबाल, ममता बनर्जी बोली गुनहगारों को फांसी की सजा दिलाएंगे। पीएम मोदी ने किया वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, घायलों से मिलने जाएंगे अस्पताल। SC/ST आरक्षण में नहीं होगा क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने साफ किया रोक। क्रीमी लेयर पर मायावती ने मोदी सरकार को घेरा, बोली आश्वासन से नहीं चलेगा काम, विशेष सत्र बुलाएं। ये देश किसी के बाप का नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हुंकार, नई सरकार को दिया अल्टीमेटम। बांग्लादेश अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य 205 बार हुए हमलों के शिकार, बांग्लादेश में हिंदू संगठन का दावा। दिल्ली न्यूज, जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे मनीष सिसोदिया। बिहार भाजपा बोली वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में है इंडिया, पर बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर मौन क्यों। राहुल, प्रियंका, ममता, अखिलेश सहित तमाम नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के ऊपर मौन है। रतलाम में सड़क पर उतरा सनातन हिंदू समाज, थाने के सामने बांग्लादेश का जलाया पुतला, बंगाली कारीगरों की जांच की मांग। चुप्पी पर शर्म करो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भड़के पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया। सौतेली मां का अत्याचार, बीवी की बेवफाई और नशे की लत, इसी वजह ने कुलदीप को बना दिया बरेली का सीरियल किलर। संबंध बनाने से इनकार करने पर महिलाओं को मार डालता था, सीरियल किलर हर बार अपनाता था एक ही तरीका। बांग्लादेश से भागे, अब नाले में खड़े होकर मिन्नतें करने को मजबूर हजारों हिंदू, लगा रहे जय श्री राम का नारा। सोनार किले की छत का हिस्सा ढहा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, 870 साल पुराना ये लिविंग फोर्ट। गंगा नदी में उफान से पटना के सभी घाट लबालब, पानी में डूबा शमशान, लकड़ी से शव जलाना बंद। कानून व्यवस्था सुधारें, नहीं तो 8 हाईवे प्रोजेक्ट रद्द कर देगा NHAI। नितिन गडकरी की भगवंत मान को चेतावनी। हिजाब पर ही बैन क्यों, तिलक और बिंदी पर क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के आदेश पर जताया कड़ा ऐतराज। प्राइवेट कॉलेज में हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने को मना किया। हिंडनबर्ग ने सुबह सुबह दी बड़ी चेतावनी, अदानी के बाद अब कौन, एक्स पोस्ट से चर्चाओं का बाजार गर्म। इससे पहले हिंडनबर्ग ने लगाए थे अदानी ग्रुप पर कई सनसनीखेज आरोप, हिल गया था शेयर बाजार। महाराष्ट्र उद्धव सीएम चेहरा नहीं, चौहान ने उम्मीदों पर फेरा पानी, शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने भी बढ़ाई उलझन। नोएडा की सोसाइटी में आधी रात को पुलिस ने मारा छापा, फ्लैट में अंदर से पकड़े गए 39 लड़के लड़कियां।
सोसाइटी वालों ने पुलिस को किया था फोन, छापे पर पता चला चल रही है दारू पार्टी। तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा सस्पेंड, पार्टी में खलनायक गाने पर नाचते हुए पिस्टल उठाई थी। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में बढ़ी सख्ती, 138 सेंटर्स पर लगेगा ताला, 339 की जांच बाकी। ब्राजील विमान हादसे में 61 की मौत, चश्मदीद और जिनकी फ्लाइट छूटी उन्होंने बताया हाल। ईरान, इसराइल पर हमले को लेकर ईरान में 2 फाड़, राष्ट्रपति और ताकतवर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स में ठनी। रूस के 350 वर्ग किमी क्षेत्र पर यूक्रेन की सेना ने किया कब्जा, व्लादिमीर पुतिन ने आनन फानन में लगाए इमरजेंसी। यूक्रेन अचानक कैसे आ गया फ्रंट फुट पर, चौंका दिया रूस को। गाजा में नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों पर इजरायल का हमला, 100 से अधिक लोगों की मौत। इजरायल पर ईरान ने तरेरी भौहें तो पाकिस्तान 2 कदम और आगे बढ़ गया, बोला ईरान को देंगे हर संभव मदद। रूस ने पहले ही दी थी चेतावनी, पश्चिमी देश अमेरिका के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंसा के दम पर तख्तापलट चाहते हैं। जापान में आ सकते हैं 8 से 9 तीव्रता के महाभूकंप, अलर्ट किया गया जारी, भारतीयों के लिए एडवाइजरी। 2024 में विनेश फोगाट मामले की सुनवाई 9 अगस्त शुक्रवार को पूरी हो गई थी। अब इस पर फैसला आज 10 अगस्त आएगा। रात्रि 9:30 बजे आ सकता है विनेश फोगाट मामले का फैसला, फैसले पर टिकी है हर भारतीय की निगाहें। ये थी आज की दिन भर की सुर्खियां। अब हम आपको पहली रिपोर्ट दिखाते हैं जो भारतीय विमानन विधेयक के ऊपर आधारित है। आइटम नंबर 16 भारतीय वायुयान विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय बताइए। बोलेंगे सर। आई इंट्रोड्यूस द बिल फॉर कंसिडरेशन सर। बोलिए, आप थोड़ा वो शुरू कर। नहीं वो बोले सर। अरे थोड़ा बोलिए, बिल पे बोलिए तो इंट्रोड्यूस कर दिए बिल। Honorable Speaker sir, thank you for giving me the opportunity to introduce Bharatiya Vaayuyan Videyak 2024 in the House, sir. Sir, this bill aims to regulate and control the design, manufacture, maintenance, possession, use, operation, sale, export and import of aircraft alongside matters connected therewith or incidental thereto, sir. हाल ही में लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है जिसे भारतीय वायुयान विधेयक 2024 कहा जा रहा है। इस विधेयक को भारतीय विमानन क्षेत्र को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के साथ लगभग 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम 1934 को हटाकर इसे नया रूप दिया गया है। इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारतीय विमानन उद्योग के विभिन्न पहलुओं जैसे कि विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, संचालन और बिक्री को विनियमित करना है। इसे पारित करने के लिए लोकसभा में ध्वनिमत का प्रयोग किया गया, यानी सदन में मौजूद सदस्यों ने इसके पक्ष में अपनी आवाज उठाई और विधेयक को मंजूरी मिल गई। विधेयक पारित होने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने इसमें कुछ संशोधन प्रस्ताव पेश किए थे। ये संशोधन विमानन क्षेत्र से जुड़े कुछ और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन सदन ने इन संशोधनों को खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि संसद में मौजूद सदस्यों की सहमति से ही यह विधेयक पारित हुआ है। नागरिक विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने सदन में इस विधेयक पर चर्चा की और बताया कि 1934 का पुराना विमान अधिनियम अब कारगर नहीं रह गया था। पिछले 90 वर्षों में इस अधिनियम में 21 बार संशोधन किए गए, जिसके कारण इसमें कई अस्पष्टताएं और विरोधाभास उत्पन्न हो गए थे। यह स्थिति खासकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA जैसी आंतरिक संस्थाओं की शक्तियों और कार्यों के संबंध में उत्पन्न हुई थी।
इन मुद्दों के कारण विमानन क्षेत्र में कई समस्याएं खड़ी हो गई थीं, जो कि अब इस नए विधेयक से दूर हो जाएंगी। के राममोहन नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि पुराने अधिनियम को बदलना अब समय की मांग थी, इसलिए सरकार ने नया कानून लाने का निर्णय लिया। ये नया विधेयक भारतीय विमानन उद्योग को सरल, प्रभावी और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा नायडू ने यह भी बताया कि सरकार एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे यात्रियों की शिकायतों का समाधान किया जा सके। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अनावश्यक किराया वृद्धि न हो और यात्रियों का शोषण न किया जाए। इस विधेयक का पारित होना भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे उद्योग को और अधिक बढ़ने और विकसित होने का अवसर मिलेगा। साथ ही विमान यात्रियों के लिए भी सुविधाएं बढ़ेंगी और उनका अनुभव बेहतर होगा। लोकसभा में इस विधेयक का पारित होना यह दर्शाता है कि सरकार भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस विधेयक के माध्यम से न केवल विमानन क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा। इस विधेयक के लागू होने से भारतीय विमानन उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे भारत वैश्विक विमानन मानकों पर भी खरा उतरेगा। ये विधेयक देश की प्रगति और विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला साबित होगा। चलिए अब आपको अपनी दूसरी रिपोर्ट जो सीएजी ने प्रसारित की है उसे दिखाते हैं, जिसने आम नागरिक और सरकार की चिंताएं अवश्य बढ़ाई होंगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा जारी की गई ताजा रिपोर्ट ने भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में गंभीर खामियों को उजागर किया है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रेलवे विभाग ने कुल 2,604 करोड़ 40 लाख रुपए का वित्तीय घाटा दर्ज किया है, जो रेलवे के भविष्य के लिए एक चिंताजनक संकेत है। ये घाटा यूनो की वसूली में असफलता, जीएसटी की वसूली में गलतियों, गैर किराया राजस्व उत्पन्न करने के लिए गए गलत निर्णयों और अयोग्य अनुदान के 33 मामलों में की गई जांच के कारण हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ये वित्तीय घाटा उस समय के परीक्षण ऑडिट में सामने आया, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए किया गया था। ये बेहद चिंताजनक है कि इन खामियों को पिछली ऑडिट रिपोर्टों में नजरअंदाज कर दिया गया था। उदाहरण के तौर पर सीएजी ने खुलासा किया कि रेल मंत्रालय को ब्याज में 834 करोड़ 72 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ। ये नुकसान उस इन के कारण हुआ जो रेल मंत्रालय ने इरकॉन को भूमि विकास के लिए दिया था। यह बात विशेष रूप से परेशान करने वाली है कि इरकॉन ने ब्याज सहित एनएन का भुगतान तो किया, लेकिन भूमि के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। इससे न सिर्फ रेलवे को वित्तीय हानि हुई, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी भारतीय रेलवे की स्थिति निराशाजनक है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रेलवे के अस्पतालों में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी पाई गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में IPHS भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के मानदंडों के तहत जरूरी मशीनों और उपकरणों की भी भारी कमी देखी गई। यहाँ तक कि नैदानिक स्थापना, पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 के अनुसार आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं की जा रही थी। ये स्थिति देश की सबसे बड़ी परिवहन सेवा के लिए गंभीर चिंता का विषय है, जो करोड़ों लोगों की जान और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाती है। सीएजी की रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि रेलवे के संचालन और प्रबंधन में गहरी खामियां मौजूद हैं। एक ओर जहां वित्तीय नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन भी खराब है। ये स्थिति रेलवे की विश्वसनीयता और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार और रेलवे मंत्रालय तत्काल रूप से इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कदम उठाएं। रेलवे की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कड़े निर्णय लेने होंगे और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए पर्याप्त स्टाफ और संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी।
ये आवश्यक है कि रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन हो ताकि भविष्य में इस तरह के संकटों से बचा जा सके। इस रिपोर्ट के माध्यम से जनता और सरकार को ये संदेश स्पष्ट हो जाना चाहिए कि रेलवे की मौजूदा स्थिति में सुधार की सख्त जरूरत है। अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इससे नेवल रेलवे का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। सीएजी की इस रिपोर्ट को एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे समय रहते आवश्यक कदम उठाकर रेलवे को पटरी पर लाया जा सके। अब हम WHO की उस चिंता से आपको रूबरू कराएंगे जिसमें WHO का दावा है कि 2050 तक 100 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आने वाले सालों में हेडफोन, ईयरफोन और ईयरबड्स का अत्यधिक उपयोग युवाओं को बहरेपन की गंभीर समस्या में धकेल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया के करीब 100 करोड़ लोग बहरे हो जाएंगे और इनमें से अधिकांश की उम्र 12 से 35 साल के बीच होगी। यह अनुमान चौंकाने वाला है और इस ओर इशारा करता है कि वर्तमान में जिन उपकरणों को हम फैशन और आराम का प्रतीक मानते हैं, वे हमारे सुनने की क्षमता के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आजकल की पीढ़ी जो तकनीक से घिरी हुई है, सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर, कोचिंग सेंटर्स, कॉलेजों और स्कूलों में हर जगह हेडफोन और ईयरफोन का इस्तेमाल करती दिखती है। यह दृश्य इतना सामान्य हो गया है कि अब यह असामान्य नहीं लगता। पहले कान में इस तरह की छोटी छोटी डिवाइस केवल उन बुजुर्गों के कान में दिखाई देती थी जिन्हें कम सुनाई देता था, लेकिन आज यह युवाओं का एक फैशन बन चुका है। हर वह व्यक्ति जिसके पास स्मार्टफोन है, वह गाने सुनने या फोन पर बात करने के लिए हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या वह ये जानता है कि यह उपकरण उसके सुनने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर सकता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि आने वाले वर्षों में 4 में से प्रत्येक एक व्यक्ति हेडफोन या ईयरफोन के कारण बहरेपन का शिकार हो सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर और डरावनी स्थिति है जो पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर सकती है। हम और आप हेडफोन का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन शायद इसके साइड इफेक्ट के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा है। हेडफोन, ईयरफोन और ईयरबड्स को मीठा जहर कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर इतना गहरा असर डाल रहे हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। फैशन या शौक के रूप में जो शुरू हुआ था, वह अब एक ऐसी लत बन गया है जो आने वाली पूरी पीढ़ी को बहरा बना देगा। संगठन की गाइडलाइंस के मुताबिक मौजूदा समय में 12 से 35 साल तक के करीब 50 करोड़ लोग विभिन्न कारणों से बहरेपन की चपेट में हैं। इनमें से लगभग 25% लोग वे हैं जो ईयरफोन, ईयरबड्स या हेडफोन पर तेज आवाज में लगातार कुछ सुनते रहते हैं। इसके अलावा लगभग 50% लोग लंबे समय तक आसपास बजने वाले तेज म्यूजिक, क्लब, डिस्कोथेक, सिनेमा, फिटनेस क्लासेस, बार या किसी अन्य तेज साउंड के संपर्क में आने के कारण बहरे हो रहे हैं। ये सब सुनकर हमें समझना चाहिए कि ये कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि एक बढ़ती हुई वैश्विक स्वास्थ्य चिंता है। अब सवाल ये उठता है कि हेडफोन का कितना वॉल्यूम सुरक्षित है। किसी भी पर्सनल डिवाइस में वॉल्यूम का लेवल 75 डेसिबल से 136 डेसिबल तक रहता है। हालांकि अलग अलग देशों में इसका लेवल भी अलग अलग हो सकता है। औसतन 75 से 105 डेसिबल के बीच वॉल्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के लिए एप्पल वॉच 90 से अधिक डेसिबल होने पर अलर्ट जारी करती है, लेकिन कानों के लिए सबसे सुरक्षित वॉल्यूम स्तर 20 से 30 डेसिबल के बीच ही होता है। इस सीमा को पार करना हमारे कानों के लिए खतरनाक हो सकता है। युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे समझें कि हेडफोन और ईयरफोन का अत्यधिक उपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। ये न केवल उनके सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह उनके पूरे जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर आप अपने सुनने की क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप हेडफोन और ईयरफोन का उपयोग सीमित मात्रा में और सुरक्षित वॉल्यूम स्तर पर करें। साथ ही नियमित ब्रेक लें और अपने कानों को आराम दें।
आखिरकार ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन चीजों से बचें जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। हेडफोन और ईयरफोन का सही उपयोग करें और ध्यान रखें कि आपके कान अनमोल हैं। इन्हें सुरक्षित रखें ताकि आप जीवन भर अच्छी तरह सुन सकें और इस अद्भुत दुनिया की आवाजों का आनंद ले सकें। तो ये थे आज के दिन भर के समाचार। कल रविवार है, मैं आपके साथ सोमवार रात्रि 8 बजे फिर प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।